हाय, आई एम मनीष अग्रवाल। और अब हम कंटिन्यू करेंगे हम लोग का चैप्टर मैनेजमेंट पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सीखा कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, देन व्हाट आर द डिफरेंट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और अब इस पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। Importance of management. According to Peter F. Drucker, management is the dynamic, life giving element in every business. Without it, the resources of production remain resources and never become production. अब ये इनका बोलना है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक सिस्टम है और उसके बिना कोई भी मैनेजमेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स रिसोर्सेज, यानी कोई भी हम रॉ मटेरियल ले या लेबर ले, जब तक मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, रॉ मटेरियल्स, लेबर और बाकी और भी फैक्टर्स, ये लोग अपने आप कोई काम नहीं कर सकते। वो लोग रिसोर्सेज ही रह जाएंगे, वो लोग कभी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इन द वर्ड्स ऑफ यूरिक एंड ब्रीच, no ideology, no ism, no political theory can win a greater output with less effort from a given complex of human and material resources except sound management। यानी ये बोल रहे हैं कि कोई भी आउटपुट या किसी भी तरह का हम लोग को अचीवमेंट चाहिए तो उसमें मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो हमें कुछ भी अचीव करवा सके। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी जज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। यानी मैनेजमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट हमें ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। ग्रुप ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि यहाँ किसी एक पर्सन का नीड सेटिस्फाई नहीं होगा, यहाँ ओवरऑल पूरे ग्रुप का नीड सेटिस्फाई होगा। एवरी ह्यूमन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेवरल पर्सन्स, ईच स्पेशलाइजिंग इन डूइंग अ पर्टिकुलर और अ पार्ट ऑफ टोटल टास्क। बोला कि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं और सब अपने अपने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। ईच पर्सन मे बी वर्किंग एफिशिएंटली बट द ग्रुप एज अ होल कैन नॉट रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स विदाउट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स। बोल रहे हैं कि हर पर्सन अपने तरफ से 100% एफर्ट दे रहा है, अपना काम पूरा अच्छी तरह से कर रहा है, पर उसके बावजूद जब तक कि सारे फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करने वाला कोई ना हो, उनको एक साथ कोऑपरेट करा के काम कराने वाला कोई नहीं हो, उनका मेहनत रंग नहीं लाएगा, उनके मेहनत जो एफर्ट्स होगा उससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैनेजमेंट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट इन द ग्रुप। और मैनेजमेंट के मदद से कोऑर्डिनेशन और ग्रुप में टीम स्पिरिट बनता है, जो कि एक कंप्लीट अचीवमेंट यानी ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में हमारा मदद करता है। नेक्स्ट, नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? यानी रिसोर्सेज का पूरी तरह से इस्तेमाल, यानी मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं मैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीका से यूज़ करना चाहता हूँ। पर ये हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कहावत है कि एक जौहरी होता है जो सोना का असली वैल्यू जानता है, राइट? यानी जो मैनेजमेंट होता है उसे ही पता है कि जो मेरे पास रिसोर्सेज है उसके अंदर से मैं क्या निकाल सकता हूँ। ठीक है, रिसोर्सेज को खुद को नहीं पता होता उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक गुरु होता है जो शिष्य के अंदर का पोटेंशियल को बाहर निकालता है, शिष्य को नहीं पता होता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। सिमिलरली ये मैनेजमेंट का काम है कि रिसोर्सेज के अंदर से वो कितना आउटपुट जनरेट कर सके। ये जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा वो उतना अच्छा काम करवा पाएगा। एक लीडर, एक मैनेजर अपने अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनसे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट निकलवाना ये मैनेजमेंट का काम है। तीसरा ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस जो है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। इन द मॉडर्न एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल only when it is able to supply the required products and services at the lowest possible cost। यानी मैनेजमेंट का असली काम ये है क्योंकि वो रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, यानी वो जो प्रोडक्शन करवाता है, यानी मैनेजमेंट की निगरानी में जब प्रोडक्शन होता है तो वो सबसे कम रेट पे प्रोडक्शन कर सकता है, यानी एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। और हम लोग जानते हैं कि आज के मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अगर
हम सस्ता में प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हमारे कंज्यूमर जो बेस है उनको बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस। और ये एज अ बिजनेसमैन आई कैन सेल एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस ओनली व्हेन आई हैव प्रोड्यूस्ड एट अ चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस। अगर मैंने सस्ता में प्रोडक्शन किया है तो ही मैं सस्ता में बेच सकता हूँ। अगर मैंने प्रोडक्शन करने में ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है तो मैं लॉस में तो ऑब्वियसली कभी सेल नहीं करूंगा, कोई भी बिजनेसमैन नहीं करेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा मैनेजमेंट हो जो काम को सस्ता से सस्ता में करके दे। Number 4 is survival and growth. Modern business operates in a rapidly changing environment. An enterprise has to adapt itself to the changing demands of the market and the society. Managers continuously monitor environmental changes and take the necessary steps to ensure that the enterprise is successfully facing the uncertainties of the future. यानी बोल रहा है बिजनेस जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत डायनामिक होता है, आए दिन बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है और हम लोग को अपने बिजनेस को उस इन्वायरमेंट के साथ बदलना पड़ता है, एडेप्ट करना पड़ता है उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहे और देखता रहे कि किस तरह से इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है और हमें अपने बिजनेस को किस तरह से चेंज करना होगा। पॉइंट नंबर 5, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैनेजमेंट इज नेसेसरी not only for business but for society as a whole. It raises the standard of living of the people by providing good quality products and services at the lowest possible cost. यानी मैनेजमेंट जब अच्छा होता है तो वो बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट को चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस में लोगों तक पहुंचाता है और इसके वजह से फ़ायदा ये होता है कि सभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, सभी लोगों का लाइफ बहुत ईजी होता है। जैसे मैं अभी फॉर एग्जाम्पल अपने ऑडियो का ही बात करूं तो ये बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आज हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, आज हमारे पास सबके पास मोस्ट प्रोबेबली मोबाइल फ़ोन्स है और मोबाइल फ़ोन्स भी कैसा स्मार्टफोन्स, और यही एडवांटेज है जिसके वजह से आज हम इस ऐप को यूज़ कर पा रहे हैं, ये ऑडियो को सुन पा रहे हैं और घर बैठे एजुकेशन ले पा रहे हैं, घर बैठे चैप्टर को समझ पा रहे हैं। वरना क्या होता, यही चैप्टर पढ़ने के लिए या ये एजुकेशन लेने के लिए आपको पता नहीं किसी ट्यूशन टीचर के पास शायद बहुत दूर जाना पड़ता। पर देखिए किस तरह से हम लोग का लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों ने इतना अच्छा डेवलप किया है टेक्नोलॉजी को कि आज हम सबके पास स्मार्टफोन्स है, दे आर सेलिंग स्मार्टफोन्स, इंटरनेट एट अ चीपेस्ट पॉसिबल प्राइसेस, कि हम घर बैठे ये सुविधा ले पा रहे हैं कि घर बैठे पढ़ाई कर पा रहे हैं। और इससे क्या हुआ है, हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली इम्प्रूव हुआ है, बेटर हुआ है। Generation of employment. By setting up new enterprise and expanding existing business enterprise, managers create jobs for the people. People earn their livelihood by working in this enterprise. Management helps in developing the human resource through training and guidance. अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो ज़्यादा कुछ देखो बताने का नहीं है। आज मैनेजमेंट के वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा है, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और जितना बिजनेस एक्सपैंड होगा उतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, उनका काम करने का तरीका, उनका स्किल्स बढ़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कोई भी काम करने का, और ट्रेनिंग मिलने से ऑब्वियसली उनका जो पर्सनल स्किल्स है वो भी डेवलप होगा। Point number 7, development of nation. Efficient management is equally important at the national level. अब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट हम लोग को सिर्फ कंपनी या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हम लोग को नेशनल लेवल पे भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोलने का मतलब है, आज जो सरकार हमारे देश को चला रही है उसके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, वो सरकार देश को ठीक से नहीं चला पाएगी, हम लोग का इकोनॉमी लॉस में चला जाएगा, इंपोर्ट ज़्यादा होने लगेगा, एक्सपोर्ट कम होने लगेगा, उससे हम लोग का बैलेंस ऑफ डेफिसिट आ जाएगा, ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड में। सो मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट।
द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज। और कंट्री का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है कि हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज है उसको हम कितने अच्छे तरीक़ा से यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि इंडिया इज़ द रिचेस्ट कंट्री विद द पुअरेस्ट पीपल। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया में अगर मैं देखूं तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड कंट्री, जिसके पास इतने सारे रिवर्स हैं, वी इंजॉय ऑल द 4 सीजन्स ऑफ द ईयर। ऐसा बहुत ही कम कंट्री में देखा जाता है कि उनके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। पर कहीं ना कहीं हम लोग में मैनेजमेंट की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी की कमी है, हमारे लीडर्स में कुछ कमियां हैं कि जिसके वजह से हम अपने देश के जो भी रिसोर्सेज है हमारे कंट्री में उसको उतनी अच्छी तरीक़ा से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को डेवलप करें, अपने कंट्री के रिसोर्सेज को इम्प्रूव करें, ताकि हम भी अपने कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बना पाएँ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इम्पोर्ट ऑफ टेक्निकल नो हाउ कैन नॉट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ अनलेस वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज आर मैनेज्ड एफिशिएंटली। मतलब कि आप कितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लो या टेक्निकल नो हाउ को ले आओ, पर जब तक आप उस कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल को या नो हाउ को ठीक से मैनेज नहीं करोगे, उसको ठीक से काम पे नहीं लगाओगे, तब तक वो कैपिटल या वो टेक्नोलॉजी आपको किसी भी तरह से आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। सो मैनेजमेंट प्रमोट्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी। और जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा हमारे सोसाइटी में उतना पीस और प्रोस्पेरिटी बना रहेगा। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है कि अगर एक कंपनी का बात करूं या एक कंट्री का बात करूं, मैनेजमेंट कितने अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो हम लोग को पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देन लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये 3 होते हैं। तो देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द चीफ एग्जीक्यूटिव लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी एटसेट्रा। द मेन फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट आर। अब ये टॉप मैनेजमेंट लोग जो ऑफिस में बैठते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग करते क्या है? नंबर 1, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। यानी उनका ये काम है कि वो कंपनी के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोगों का बाइंग हैबिट्स, लोगों का अर्निंग पोटेंशियल, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते रहे, एनालाइज करते रहे। दूसरा, टू इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट प्लान्स ऑफ द कंपनी। और दूसरा है कि उनको पॉलिसीज़ बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना है कंपनी के लिए कि कंपनी आज कहाँ है और आज से 10 साल बाद कंपनी को हम कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ये सब होता है लॉन्ग टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो डेवलप करना या जिसको ठीक तरह से उसका पॉलिसीज़ को तैयार करना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट्स। अब क्या होता है, बजट्स क्या होता है कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है एक कंपनी में, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये लोग अपना अपना एक बजट तैयार करके टॉप मैनेजमेंट को देते हैं, और टॉप मैनेजमेंट इन सारे बजट्स को कोऑर्डिनेट करके एक मास्टर बजट बनाता है कि अल्टीमेटली पूरे कंपनी को करना क्या है। और ये मास्टर बजट तैयार करना और अप्रूव करना उसको, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। द डिज़ाइन, दैट इज टू डिज़ाइन अ ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और फिर एक बड़ा और ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल चेयरमैन के पास, उसके बाद नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में कौन काम करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग काम करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो होगा उसमें कौन से डायरेक्टर के अंदर कौन सा डिपार्टमेंटल मैनेजर फंक्शन करेगा, उसका क्या ड्यूटी होगा, उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, ये सारा होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर तैयारी करना जो होता है ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं दूँ, जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने का काम कौन करते हैं, जो मेसन्स लोग होते हैं वो लोग करते हैं, राइट।
पर बिल्डिंग का जो नक्शा बनाते हैं या बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि वो बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या हो, वो कौन करता है? इंजीनियर्स करते हैं। तो वही बात हो गया कि सिविल इंजीनियर्स आर लाइक टॉप मैनेजमेंट। वो लोग पूरा नक्शा तैयार करके बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करके देते हैं, और फिर मिडिल मैनेजमेंट बोल लो या लोअर मैनेजमेंट बोल लो, जो मेसन्स लोग काम करते हैं, कर्मचारी लोग काम करते हैं बिल्डिंग में, वो लोग उस नक्शा के अकॉर्डिंग पूरा बिल्डिंग बनाते हैं। टू अपॉइंट डिपार्टमेंटल हेड्स एंड की एग्जीक्यूटिव, और कौन से डिपार्टमेंट का कौन हेड होगा और कौन की एग्जीक्यूटिव होगा, ये सारा अपॉइंट करना टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पॉइंट नंबर 6, टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स ऑफ द कंपनी, कि अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना। कि हाँ, आज सेल्स डिपार्टमेंट अगर मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ और एक सेल्स डिपार्टमेंट हुआ। सेल्स डिपार्टमेंट अगर कस्टमर से ऑर्डर ले लिया है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कि उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्शन करे। अब ये दोनों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? ये दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुलाएगा कि देखो हम लोग को इतना का सेल्स ऑर्डर मिल चुका है, तो आप अकॉर्डिंगली इस हिसाब से प्रोडक्शन करो। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। पॉइंट नंबर 7, टू प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द कंपनी। Number 8, to exercise overall review and control of the financial and operating results of the company। यानी कंपनी का ओवरऑल रिव्यू करना कि कंपनी ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, जो भी काम हो रहा है वो उसका ऊपर कंट्रोल रखना कि काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये सारा काम टॉप मैनेजमेंट का है। नंबर 9, टू रिप्रेजेंट द कंपनी टू द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी जब भी कंपनी को रिप्रेजेंट करना होगा, कोई भी मान लो बिजनेस मीटिंग्स हो गया या सेमिनार्स हो गए या कहीं पर कोई चैनल में इंटरव्यू देना हुआ, तो वहाँ पर कौन जाता है? टॉप मैनेजमेंट में से कोई एक बंदा जाता है ये सब काम करने। यानी यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। टू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद मैनेजमेंट का काम ये है कि जब कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है, डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है ये टॉप मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट नंबर 2, मिडिल मैनेजमेंट। अब आता है मिडिल मैनेजमेंट में कौन होते हैं, उनका क्या काम है। इट कंप्राइजेज ऑफ डिपार्टमेंटल एंड सेक्शनल हेड्स। जैसा कि मैंने बताया था कि एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। तो इन डिपार्टमेंट के क्या होते हैं? सब हेड्स होते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड ये है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर या हेड ये है। अब उन हेड्स को अपॉइंट करना, उन हेड्स मतलब अपॉइंट करना तो टॉप मैनेजमेंट का काम है। वो हेड्स जो होते हैं वो हेड्स लोग मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं। यानी मिडिल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, जिनको अपॉइंट करता है टॉप मैनेजमेंट। अब आता है कि ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनका क्या काम है। उनका मेन फंक्शन है, देखो क्या है। नंबर 1, टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। यानी टॉप मैनेजमेंट को कभी भी जो पॉलिसी या प्लान समझाना होगा वो डिपार्टमेंटल हेड्स को अपने ऑफिस में बुलाएंगे, उनके साथ एक मीटिंग रखेंगे और उनको सारा पॉलिसीज बता देंगे कि देखो हम लोग को ऐसे ऐसे करना है। अब वो पॉलिसीज को जाके जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो अपने नीचे, यानी मान लो कि मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने अपना कुछ प्लान्स बताया। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर का काम है कि वो जाए अपने फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, और उस फैक्ट्री में जितने भी लेबर लोग काम कर रहे हैं, जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको हम लोग का प्लान को समझाए और बताए कि देखो ये ऐसा ऐसा प्लान किया है मैनेजमेंट ने, हमें इस तरीक़ा से आगे बढ़ना है। तो ये काम किसका है? प्रोडक्शन मैनेजर का। नेक्स्ट, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। और उसके बाद जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे लेबर्स और स्टाफ उस तरह काम चालू कर देंगे तो वो काम सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, इस पे कंट्रोल करना मैनेजर का काम है, यानी प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। नंबर 3, टू कोऑपरेट अमंग देमसेल्फ so as to integrate the various activities of the department। और आपस में कोऑपरेट करके काम करना ताकि उसी डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपने एग्जांपल ले रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उन सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके काम करवाना ये किसका काम हो गया? प्रोडक्शन मैनेजर का काम हो गया।
टू ट्रेन, मोटिवेट एंड डेवलप सुपरवाइजरी पर्सनल, यानी उसका काम है कि वो अपने अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे, उनको मोटिवेशन दे, दैट इज मोटिवेट करे कि अच्छा काम करो, और उनको डेवलप करे ताकि वो उनमें भी ये मैनेजमेंट क्वालिटी आए, लीडरशिप क्वालिटी आए। नंबर 5, टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय सुपरवाइजरी पर्सनल, और जो भी सुपरवाइजर्स लोग हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि उनको किस तरह से काम करना है, और सुपरवाइजर के अंडर में जो लेबर लोग काम कर रहे हैं उनसे कैसे काम करवाना है। नंबर 3, लोअर और ऑपरेटिंग और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, यानी अब थर्ड लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर में जो सुपरवाइजर है। अब आता है, सपोज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से समझाऊं तो प्रोडक्शन मैनेजर का मतलब क्या हो गया। अब मान लीजिए मेरे कंपनी या मेरे फैक्ट्री में 4 किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो मैं अगर प्रोडक्शन मैनेजर हूं तो मेरा काम उस चारों यूनिट को संभालना है, मॉनिटर करना है, उस चारों यूनिट को देखना है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सारा दिन किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में बिजी रहूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने नीचे यूनिट 1 का एक सुपरवाइजर बना दिया, यूनिट 2 का एक सुपरवाइजर बना दिया, 3 का और 4 का। तो यानी मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, 4 तरह का प्रोडक्ट बन रहा है और 4 अलग अलग फैक्ट्री है मान लो, तो उस या यूनिट मान लो, मैं फैक्ट्री को यूनिट बोल रहा हूँ, यूनिट 1 2 3 4 जिसमें 4 तरह का प्रोडक्ट्स बन रहा है, और उन सभी यूनिट के एक एक सुपरवाइजर मैंने अपॉइंट कर दिए। अब ये सुपरवाइजर 1 का काम है कि यूनिट 1 में जो भी काम हो रहा है उसको ढंग से वहां पर सारा दिन रह के मॉनिटर करें, और जब भी मैं वहां विजिट करूं तो मुझे सारा डिटेल्स दे कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और कभी भी कुछ डाउट हो या कंफ्यूजन हो सीधा मुझे कॉल करे कि प्रोडक्शन मैनेजर आप बताइए कि यहाँ पर ये गड़बड़ कैसे हो रहा है या इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो यानी ये जो सुपरवाइजर लोग हैं, जो यूनिट 1 का, यूनिट 2 3 4 का सुपरवाइजर्स है, दे आर द लोअर मैनेजमेंट। This is the lowest or the first level of management in an organization. It consists of supervisors, foremen, sales officers, accounts officers, purchase officer, and so on. The distinguishing feature of supervisory management is that it deals with non-managers, that is, deals with workers. यानी जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ डील कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सुपरवाइजर के साथ डील कर रहे हैं, सुपरवाइजर भी एक तरह का मैनेजर ही हो गया, पर ये जो सुपरवाइजर लोग हैं ना वो एक्चुअली लेबर लोग के साथ डील कर रहे हैं, यानी द सुपरवाइजर इज एक्चुअली डीलिंग विद द पर्सन हु इज नॉट द मैनेजर। ठीक है, अब इनका फंक्शंस क्या है, तो देखो पॉइंट दिया हुआ है, नंबर 1, टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन विद इन द गोल्स लेड डाउन बाय द हायर अथॉरिटीज, यानी जो हायर अथॉरिटीज ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से पर डे कितना प्रोडक्शन करना है ताकि मेरा वो गोल अचीव हो जाए, ये सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2, टू असाइन जॉब्स टू वर्कर्स एंड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हर वर्कर को, कौन से वर्कर को क्या काम देना है ये सुपरवाइजर डिसाइड करेगा, और वो काम करने के लिए कैसा ट्रेनिंग का ज़रूरत है वो भी सुपरवाइजर ही सारा डिसाइड करेगा। टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, सारा ऑर्डर्स यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी ऑर्डर होगा वो सारा सुपरवाइजर ही करेगा। नंबर 4, टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल वर्कर्स ऑपरेशंस एंड टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद देम, यानी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऑपरेशन यानी वो जो भी काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना उनका सुपरवाइजर का काम है, और सुपरवाइजर जो है वो सारे वर्कर से पर्सनली जा के मिलता है और उनके साथ डिस्कशन करता है। नंबर 5, टू अरेंज मटेरियल्स एंड टूल्स एंड टू मेंटेन मशीनरी, यानी उसको सुपरवाइजर को देखना है कि जिस यूनिट का वो इंचार्ज है उस यूनिट में जितने रॉ मटेरियल चाहिए है कि नहीं, जो भी ऑयल, ग्रीस या जो भी टूल्स उसको चाहिए काम करने के लिए वो सारा अवेलेबल है कि नहीं। नंबर 6, टू एडवाइज एंड असिस्ट वर्कर्स बाय एक्सप्लेनिंग वर्क प्रोसीजर्स, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, यानी वर्कर को समझाना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये भी उसका काम है। नंबर 7, टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड गुड ह्यूमन रिलेशन अमंग द वर्कर्स। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ समझाना नहीं है। नंबर 8, टू रिपोर्ट फीडबैक इन्फॉर्मेशन एंड वर्कर्स प्रॉब्लम, और जो भी वर्कर का प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी अच्छा या बुरा जो भी बात हो वो इन्फॉर्मेशन को वर्कर से लेके हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाना ये सुपरवाइजर का काम है। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और उनका फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द स्कोप और ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि मोर और लेस हम लोग को आइडिया मिल चुका है कि किसका क्या काम है,
ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, तो लेट्स गो अ राउंड अबाउट वे इन दिस पार्ट। कि पहला देखो ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट में प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इम्प्लाइज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन फंक्शन। यानी उसका सिंपल सा ये काम है कि जो भी प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट का, वो कैसा बनेगा, उसको प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सारा प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसको डील करना है। यानी उसके अंडर में सुपरवाइजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स को वो इंस्ट्रक्शंस देगा और सुपरवाइजर से काम करवाएगा। Next, marketing management. Marketing management refers to the identification of consumer needs and supplying them the goods and services which can satisfy their wants. यानी अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ तो मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि मैं कंज्यूमर्स के साथ जाऊँ, उनके साथ मीटिंग अरेंज करूँ, उनके साथ मिलूँ और पता लगाऊँ कि उनका क्या नीड्स है, उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का सर्विसेज वो खोज रहे हैं, और उसी तरह का रिपोर्ट आके मैं अपने मैनेजमेंट को दूं ताकि वो लोग उसी तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज बना पाए। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीक्स टू इंश्योर द राइट अमाउंट एंड द टाइप ऑफ फंड्स टू द बिजनेस एट द राइट टाइम एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। यानी अगर मैं फाइनेंस मैनेजर हूं तो मेरा काम यह है देखना कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो इन्वेस्ट करने के लिए जो रुपया है वो मैं कहाँ से अरेंज करूँगा, उतना मनी मैं कहाँ से अरेंज करूँ ताकि चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में मुझे वो रुपया मिल जाए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग अपने कंपनी के लिए करवा सकूँ। देखो इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नंबर ए, एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स। नंबर बी, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्स, कि कहाँ से मुझे पैसा लेना है। मैं लोन के लिए जा सकता हूँ या मैं इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूँ, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूँ, अलग वेज है पैसा जनरेट करने का, यानी पैसा मार्केट से उठाने का। अब कौन सा तरीका सही होगा वो फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा। नंबर सी, रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड्स एट द राइट टाइम, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो फंड्स मैं उठा रहा हूँ वो राइट टाइम पे उठाऊँ। ये नहीं कि अभी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है तब मैंने लोन ले लिया और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, तो ऑब्वियसली आई हैव टू पे हायर रेट। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं राइट टाइम पे फंड्स ऑर्गेनाइज करूँ या अटेन करूँ। नंबर डी, इंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स रेज्ड, और ये मेरा जिम्मेदारी एज अ फाइनेंस मैनेजर का जिम्मेदारी होता है कि जो भी फंड्स उसने लोन पे लिया है या इक्विटी शेयर इशू करके लिया है वो पैसा कभी भी आइडल ना पड़ा रहे, यानी बेकार ना पड़ा रहे, वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो जहाँ से 1 रुपया इन्वेस्ट करके मैं उसे 2 रुपया बना सकूँ। अगर वो आइडल पड़ा है तो मेरे को उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इट इज़ गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, यानी ये मेरे लिए लॉस है। Next, personal management. Personal management involves planning, organizing, and controlling the procurement, development, compensation, maintenance, and integration of human resource of an organization. यानी पर्सनल मैनेजमेंट यानी HR डिपार्टमेंट का बात हो रहा है। HR डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो इस बारे में प्लानिंग करे कि मुझे कितने वर्कर्स चाहिए, किस तरह के वर्कर चाहिए, उसे ऑर्गेनाइज करे, कंट्रोल करे कि वर्कर्स लोग डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, वर्कर्स लोग को कैसा ट्रेनिंग देना है, उन्हें सैलरी कितना देना है, ना मैं इतना कम दूं कि वो मेरे यहाँ काम करना पसंद ना करें, और बहुत ज़्यादा पेमेंट करूँगा तो कंपनी लॉस में चला जाएगा। तो आई हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। फिर उनको डेवलपमेंट, इस तरह का ट्रेनिंग देना है कि वो डेवलप कर सके, और अगर वर्कर मेरे यहाँ डेवलप करेगा तो ही वो ज़्यादा दिन मेरे यहाँ टिकेगा। तो उनको मेंटेन करके रखना ये मेरा काम है। यानी मैन पावर प्लानिंग हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग हुआ। वर्कर्स को पहले रिक्रूट करेंगे यानी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर इंटरव्यू लेके कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे, जो सिलेक्ट हो गए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक काम दिया जाएगा। अगर काम में वो सक्सेसफुल होते हैं तो फिर उनका प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और सैलरी कैसे देना है, फिर एम्प्लॉय का वेलफेयर कैसे किया जाए कि उनको और क्या फैसिलिटी दिया जाए, ये सारा काम पर्सनल मैनेजमेंट का है। Next is purchasing management. Purchasing management is concerned with purchasing of raw materials, maintenance of purchase records, material control, issuing material. यानी परचेज मैनेजर का काम क्या है कि रॉ मटेरियल खरीदो, परचेज रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखो, मटेरियल कंट्रोल करो, मैंने मटेरियल वेस्ट ना जाए उस सब का निगरानी करना, मटेरियल को सही जगह पे हिफाजत से रखना, यानी किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाए कि मैं ज़्यादा भी नहीं खरीद लूँ
कम भी ना खरीद लूँ, ज़्यादा खरीद लूँगा तो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, कम खरीदूंगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो आई हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस अगेन। यानी मैनेजमेंट का काम बैलेंसिंग है कि ना कम हो ना ज़्यादा हो, मेरे को एकदम परफेक्ट डिसीजन लेना है। एंड लास्ट इज ऑफिस मैनेजमेंट। Office management is concerned with planning, coordinating, and controlling office activities. Control of forms and stationery, filing and indexing business correspondence। यानी ऑफिस में जो भी काम हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसा लेटर जा रहा है, वो सब से डील करना ऑफिस मैनेजर का काम है। क्लियर? तो आई होप हमें क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में क्या करना है, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑल अबाउट। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अलग लेवल के मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क है। ठीक है, तो आई होप दिस इज डन। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई ऑडियो।